हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा जी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2। चैप्टर का नाम एग्रीकल्चर सेक्टर था और हमने पार्ट 1 बहुत अच्छे से कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो प्लीज उसे जरूर देखें, क्योंकि अगर आप उसे नहीं देखेंगे तो चीजें आपके लिए यहाँ स्टोरी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आइए शुरुआत करते हैं। तो न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 को हमने पिछले पार्ट में डिस्कस करा था और अब हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 से। तो अब इसमें क्या हुआ, ये भी काफी न्यूज में भी रहा था कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देने के लिए और फार्मर की इनकम भी डबल करने के लिए बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करें, है ना। बहुत चीजें ऐसी थी कि भाई अगर फार्मर की इनकम को बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे तभी चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्टिविटी किसी समय हो गया, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो भी बेचारा किसान ही उसमें पिस जाता है क्योंकि उसके दाम कम हो जाते हैं। तो अगर किसानों की इनकम को भी बढ़ाना था और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना था और इंडिया को भी एक ग्लोबल चेन बनाना था, तो इसके लिए एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को लाया गया, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत के किसानों के लिए। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में ये था कि भाई हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, फार्मर की इनकम वगैरह को भी बहुत बढ़िया करेंगे, मजबूत बनाएंगे। तो ये सारी बातें थी। इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, अब आप कहेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव था कि हमें जो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है इसे दुगना करना है, इसे 2 गुना करना है। अभी ये 30 बिलियन US डॉलर समथिंग है, हमें इसको 60 बिलियन तक करना है 2022 तक, 2022 तक। और साथ ही साथ हमें अगले कुछ सालों में इसे 100 बिलियन तक लेके जाना है। उसके साथ साथ क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट है उसे और तरीके से देखना, और तरीके से डाइवर्सिफाई करना है उसकी चीजों को, डेस्टिनेशन को, कैसे कि उसमें वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ावा देके। साथ ही साथ हमें जो इंडिजीनियस, मतलब यहाँ जो हमारे डोमेस्टिक हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक हो गया, ट्रेडिशनल हो गया या नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, उसका भी हमें एक्सपोर्ट करना है। और इसके साथ इसमें लिखा था कि भाई इसमें हमें ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रोवाइड करने हैं जिससे हम और ज्यादा मार्केट एक्सेस कर पाए, है ना। या हम ट्रेड बैरियर जो हैं, जो भी हमारे रास्ते में जो है अड़चने आती हैं ट्रेड करने में, उसमें हम यहाँ पे जो है उसकी क्या अड़चने आ रही हैं उसे हम दूर कर पाए, या हम सैनिटरी या फिर फाइटो सैनिटरी इश्यूज से डील कर पाए। अब भाई आप कहोगे कि मैम ने आखिरकार ये कौन सा टेक्निकल टर्म यूज कर दिया, सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी। तो सैनिटरी होता है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ और फाइटो सैनिटरी होता है प्लांट हेल्थ। तो ये जो मेजर्स होते हैं ये अप्लाई करे जाते हैं ताकि टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फूड या फिर लोकल एनिमल एंड प्लांट डिजीज एज वेल एज टू प्रोडक्ट्स कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो समझे। तो ये जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेजर्स हैं ये अपने नेचर से ही इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं ट्रेड पे कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ गड़बड़ है यहाँ पे, है ना, कि भाई कोई ह्यूमन या एनिमल हेल्थ की बात है या कोई प्लांट हेल्थ की बात है, कुछ भी अगर ट्रेड में इशू आ रहा है तो उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो ये सारी इस बात कही गई थी इस पॉलिसी के अंदर। फिर ये था कि हम कैसे ही जो है इंडिया का जो पूरे वर्ल्ड में जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो शेयर है, जितना हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, इसे हमें यहाँ पे डबल करना है ना। और कैसे डबल करेंगे, हम सारी सप्लाई चेन को एक साथ ला के, अपने फार्मर्स को एक साथ ला के ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर लिया हुआ था कि हमें फार्मर्स को यहाँ पे इनेबल करना है कि वो बेनिफिट भी पाए, मतलब एक्सपोर्ट जो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज खोली गई हैं वो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट तक रीच कर सकें और वो उसका फायदा उठा सके। तो ये कोई बात थी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की। हमने लास्ट पार्ट में रेनबो रेवोल्यूशन को डिस्कस करा था। इस पार्ट में हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से जानते हैं, बहुत ही क्लियरली इस टॉपिक को देखेंगे, रेनबो रेवोल्यूशन को। तो जानते हैं आप 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था और ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ये आपका जो गेहूं वगैरह था इसमें ही रह गया था, समझे। हालांकि बहुत अच्छा ये रेवोल्यूशन था और ये गेहूं के लिए ही था। अब इसमें एक ऐसे रेवोल्यूशन की जरूरत थी जिसमें चलिए गेहूं तो ठीक है, वीट तो ठीक है, बाकी सारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी कवर करे और एग्रीकल्चर सेक्टर की और भी चीजें हैं ना उन सबको कवर करे, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करे, और इसी के चलते लाया गया रेनबो रेवोल्यूशन।
अब रेगुलर रेवोल्यूशन का मतलब कुछ चीजें से था, जैसे कि agriculture activities to change from subsistence and livelihood activities to as and commercial ventures with focus on productivity and profitability. इनका कहने का मतलब था कि आज जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अभी चल रही हैं, इसे हमें जो अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए किसान उगा रहे हैं या एक नॉर्मल तरीके से थोड़ा बहुत उगा दे रहे हैं, इससे बदल के हमको अब कमर्शियल नेचर इसको देना है। मतलब यहाँ पे अब हम इसको बेच सकें, ऐसा फोकस डालें कि और ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो और मतलब एक जरा सी लैंड में ज्यादा उपज हो सके और हम उसको बेचें तो हमें प्रॉफिट हो। ये इसका मेन था एम। दूसरी बात इसमें ये था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कमर्शियलाइजेशन, मतलब इसको बेचें और साथ ही साथ हम वैल्यू एडिशन चेंज की तरफ ऊपर बढ़ते चले जाएं। समझे, मतलब और ज्यादा हम इससे पैसा कमा सकें। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि हम अपने लिए यूज कर रहे हैं या इसको लॉस में बेच रहे हैं, इसको कमर्शलाइज करें, इसको फार्मर्स आके अपनी इनकम भी बढ़ा सकें। तीसरी बात ये थी कि इसमें रिसर्च वगैरह की जरूरत है, ताकि क्या हो कि भाई फार्मर्स के बीच में भी जैसे वो इन लोगों को पता नहीं है चीजें, इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करी जाएगी और अच्छे रिसर्च होंगे ताकि वो और अच्छे तरीके से अपने एग्रीकल्चर को मैनेज कर सकते होंगे। उसके बाद कुछ भैया एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस दी जाए, मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, लैब टू लैंड, समझे, यहाँ लैब से लैंड, प्रॉपर रिसर्च हो, टेक्नोलॉजी वगैरह प्रॉपर हो और भाई जो नहीं देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, ये चीजें करनी होंगी। और लेस देन 1% ऑफ फार्मर्स मेक यूज ऑफ एक्सटेंशन सर्विसेज। आप समझ रहे हैं, 1% से कम फार्मर इसका यूज कर पाते हैं, खाली कृषि विज्ञान केंद्र का, समझे, लैब टू लैंड इसका कोई यूज ही नहीं करता, ये एक दिक्कत है। ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये जो है आपकी ये अच्छे से इक्विप्ड नहीं है। आज की जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के साथ में आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इनको हमें अच्छा करना था। यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है ये आपका नई नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना है तो मिलाना है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर वही पिछड़े चीजों में रहोगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाओगे आप। फार्मर्स to move away from true crop cycle to shorter duration crops, allowing them for multiple cropping. इनको क्या करना है कि मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए और ज्यादा वो करना है। देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग से बहुत फायदा भी होता है, सॉइल जो होती है, सॉइल भी अपने आप को रेजुविनेट कर लेती है ना। अगर हम सिंगल क्रॉप ही उगाते रहते हैं तो इससे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, सॉइल काफी ज्यादा खराब हो जाती है और बहुत सारे इश्यूज जो है इससे देखने को मिलते हैं। लेकिन अब इसका मतलब जो है हमें मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए फार्मर्स को बढ़ाने की जरूरत है। आपको कोई मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग या मल्टी क्रॉपिंग आप कह सकते हो, ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक सेम जमीन पे, सेम पीस ऑफ लैंड पे जो है वो उगाते हैं और एक ग्रोइंग सीजन में ही करते हैं। और मतलब जैसे कि एक सीजन चल रहा है, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि भाई एक ही सीजन में एक ही क्रॉप उगा रहे थे, अब दो से ज्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं, है ना। और सेकंड क्रॉप को कब प्लांट करते हैं, देखिए ये जो है ये डबल क्रॉपिंग का एक तरीके से फॉर्म है, जिसमें सेकंड क्रॉप जो है वो प्लांट होता है जब पहला जो है वो हार्वेस्ट होता है। तो कह सकते हैं ये एक तरीके का इसका फॉर्म है, लेकिन हम एक ही सीजन में यहाँ पे दोनों ही क्रॉप, दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को उगाते हैं, तो ये होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखिए इसमें ये था कि भाई ये भी था कि आप मॉडर्न साइंसेस लेकर आइए, बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, ये सबको एक साथ मिलाइए एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। उसके साथ जो स्ट्रेस है ऑन कंप्लीशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो इरिगेशन के अंदर आए। हम जानते हैं क्या कि फार्मर्स हमारे रेन फेड फार्मिंग बहुत करते हैं, मतलब बारिश के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमको ये इरिगेशन सेक्टर के लिए इनको जो है जागरूक करना पड़ेगा कि भाई ये ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है वो इरिगेशन में आए। तो भाई उसमें क्या होता है कि क्रॉप फेलियर या सूखा पड़ने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं कभी बारिश नहीं हुई तो। उसके बाद इंक्रीज बोथ ऑन एंड ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट, ये भी है, फोकस ऑन रूरल ट्रांसपोर्टेशन। और फार्मर यहाँ पे एक ऐसा भाई फलक्रम, देखते हैं ना, फलक्रम रिवर होता है ना, रिवर के अंदर आपने देखा होगा, तो ये फलक्रम बने, एफर्ट्स वगैरह लिए जाएं जिससे इनकी जिंदगी और अच्छी हो। मतलब मेन ये इनको पार्ट बनाया जाए, इनकी जिंदगी अच्छी करी जाए और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और प्रॉस्पेरस हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत जुड़ी है उससे, क्योंकि हमारा जो कृषि है, कृषि बेस है एक तरह से आप कह लो, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जानी जाती है हमारा देश उससे। और डॉक्टर स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है ये। हालांकि इन्होंने ये बात फील करी कि इंडिया को एवर ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है बहुत लंबे समय तक के लिए, अगर ऐसे ही हमें चलना है तो। और
ये इतनी जल्दी आप नहीं पा पाओगे, है ना। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत कुछ अच्छा पाया, लेकिन अगर हमें लंबे वक्त तक के लिए अपने आप को सस्टेनेबल बना के रखना है तो हमें बहुत अच्छी चीजें और करनी पड़ेंगी। प्रोडक्टिविटी और बढ़ानी होगी। हमें जो पुराने मेथड्स हैं उनके साथ नए मेथड्स का एक मिक्सचर ब्लेंड करना होगा। हमें जो लोकली रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, है ना, उसमें हमें फोकस डालना होगा। हमें सिर्फ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे नहीं देखना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, साथ ही साथ इनपुट और क्रेडिट अवेलेबल कराना होगा फार्मर्स को। बिना पैसे के वो कैसे ही सीड लाएंगे, कैसे ही उगाएंगे चीजों को। और हमें बहुत ज्यादा इन सब चीजों की जरूरत है, तभी हम इस चीजों में और अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं, हम आज भी देख रहे हैं कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसमें बहुत जरूरत है बढ़ावा देने की। क्योंकि हम देखते भी हैं कि भाई सरकार जितने भी 5 ईयर प्लान्स लाती है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है अच्छा खासा करने लग जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी स्कीम्स भी हैं, तो किसान से लेके कृषि से लेके बहुत सारी स्कीम्स सरकार लाती है। किसान मान धन योजना भी लेकर आई थी। तो इसके बाद भी आप देखते हैं कि ये दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ और बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखिए ना, कितना प्रोटेस्ट चल रहा है एक नए बिल को लेके। तो फार्मर्स का ही बेचारों का बहुत ज्यादा घाटा हो जाता है इन सब मामलों में। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं। इसी को लेके तो इतना बवाल है, काफी लोगों को तो अब चीजें पता चल गई होंगी। तो देखिए, सरकार ने बैकग्राउंड में जाते हैं, अभी की तो नहीं है, अभी बैकग्राउंड में जाते हैं। अभी आगे क्या होगा, कितने बदलाव आएंगे इस बिल में, कुछ नहीं पता। तो जब आएगा तब हम अपडेट करेंगे। अभी फिलहाल हम जो इस किताब में लिखा है उस प्रोसेस से बताते हैं कैसे कैसे क्या शुरू हुआ। तो सरकार ने देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यहाँ पे अनाउंस कर दिया था फॉर 24 क्रॉप्स के लिए। इसमें आपका उस समय राइस था, वीट था, पल्सेस थी, शुगर केन था। इसमें इन सब चीजों, ये सारे क्रॉप्स भी थे। प्रायर टू हार्वेस्ट, विच इज टू से दैट मिनिमम प्राइस ऑफ क्रॉप्स इन द मार्केट वुड नॉट बी लेस देन एमएसपी अनाउंस्ड फॉर द क्रॉप। मतलब ये कह दिया गया कि कम से कम आपको अपनी फसल का इतना दाम तो मिलेगा। मतलब अगर 3 रुपए एमएसपी अनाउंस कर दिया गया है तो 3 रुपए से कम तो नहीं ही किसान का जाएगा। मतलब किसान को घाटा ना हो कि इतना पैसा लगा है, इतना 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 लगेगा, तो हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हल्का बहुत प्रॉफिट मिला के 3 रुपए पर किलो अगर उसका बैठ रहा है तो 3 रुपए पर किलो एमएसपी तय कर दी जाती थी। अब देखिए, जो एमएसपी अनाउंस हुई कई सारे क्रॉप्स के लिए, सरकार ने यहाँ पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे सीधा सीधा, मैंने आपको पहले चैप्टर जो बताया था आपको फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में, तो आपको मैंने समझाया था कि कैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली चावल को और गेहूं को, मतलब वीट और राइस को खरीद लेती है ना, और अपने पास रखते हैं। सरकार अपने पास बफर स्टॉक रखती है ना, तो बफर स्टॉक अपने पास रख लेती है। उसके बाद जो है वो गरीबों को देती है। मैंने आपको बताया था आपदा के टाइम के लिए रखती है ना, वो कारण सारे के सारे आपको याद आ रहे होंगे, अपनी स्कीम्स के थ्रू बांटती है। तो ऐसा कुछ जो भी सरकार करती है, तो ये एमएसपी पे ही खरीदती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो भी मैंने आपको समझाया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपने पास खरीद के रख लेती है किसानों से। और बाकी जो बचा हुआ क्रॉप होता है, सरकार उसे ये सोचती है कि भाई एमएसपी से ज्यादा ही किसानों का बिक जाए। मतलब अगर 3 रुपए एमएसपी तय है तो भगवान किसान जो है वो 5 रुपए और ऊपर ही बेच सके, ताकि उनका घाटा ना हो। क्योंकि एमएसपी तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, वैसे है उनको बहुत उसमें प्रॉफिट मिलता है। अब देखिए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये सारा कुछ जो है वो बेचा जाता है जो सोल्ड टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, एपीएमसी, है ना। यही सब तो मुद्दा चल रहा है ना। तो ये एपीएमसी का यही गेम था कि फ्रूट्स वगैरह जो होते थे, मतलब फल वगैरह, सब्जियां वगैरह, ये सब बेची जाती थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेटिव्स को, मतलब एपीएमसी को। उस जो स्टेट गवर्नमेंट की, उस पर्टिकुलर स्टेट की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसकी जो एपीएमसी थी उसको बेची जाती थी। और ये भी जो है वो एक प्राइस जो है फिक्स करती थी, है ना, अपने दिमाग में सोच के कि क्या कॉस्ट आई होगी, है ना, और कितना जो है किसान की लागत लगी होगी और कितना थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला के एक फेयर प्राइस जो होता है उस दाम पे एपीएमसी में खरीदा जाता था किसान से ये सामान, मतलब सब्जियां और फ्रूट्स। अब देखिए मामला क्या है कि जो डिलीवरी चैनल था, मतलब किसान से लेके बिक्री तक, है ना, कंज्यूमर तक, यहाँ पे बहुत सारे बिचौलिया थे, मिडिलमैन थे। और यही वजह थी कि दाम काफी बढ़ जाते थे। मतलब बीच में अगर बिचौलिया होंगे तो क्या होगा कि मान लो किसान से 2 रुपए में लिया, बिचौलिया ने अपना एक प्रॉफिट 3 रुपए डाला, फिर दूसरे वाले ने 4 लिया और आखिरी में बिका 5 रुपए में। तो ये दाम तो बढ़ गए ना, किसान से डायरेक्टली तो 2 रुपए में मिल रहा था। तो
ये बिचौलिया जो थे, ये मिडिलमैन जो थे, इसकी वजह से प्राइस काफी बढ़ने लगे, बहुत लार्ज स्केल होर्डिंग्स होने लग गई, और साथ ही साथ फार्मर जो है वो एक बढ़े हुए दामों का फायदा नहीं पा रहे थे। मतलब 5 में बिक रहा है, बेचारे पा रहे हैं 2, समझ रहे हैं। तो एमएसपी से क्या होने लगा कि फार्मर समझ गया कि देखो भाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से क्या है कि भाई हाँ, इतना दाम तो हमें मिलेगा ही मेरी चीजों का, समझ रहे हो, कि इतना तो मार्केट में दाम है ही, स्पेशली अनाज के लिए। बट ये भी बात समझने वाली थी कि बेनिफिट जो है वो बड़े बड़े फार्मर को मिलता। क्यों बड़े बड़े फार्मर्स को मिलता, समझो। क्योंकि अब वो एमएसपी में क्या करता कि 3 रुपए में है, ठीक है। अब उसके मान लो कि उसने 1 टन उगा रखा है गेहूं। अब 1 टन उसने उगाया, उसको कोई दिक्कत ही नहीं, उसने 3 रुपए में जाके बेच दिया। अब गरीब आदमी मान लो कि 3 रुपए में ही अगर जाके बेच देगा, मिनिमम अब उसने मान लो 100 किलो उगाया है, 3 रुपए में बेच देगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिलेगा, तो बाकी का वो इतनी से साल भर मेहनत कर रहा है, उसका क्या फायदा, समझ रहे हो। ज्यादा में तो ज्यादा चलो मिल गया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला, तब भी एक बड़ा अमाउंट बेचोगे तो ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। होलसेलर क्या करता है, प्रॉफिट कम लेता है लेकिन अमाउंट ज्यादा बेचता है ना। लेकिन छोटे छोटे फार्मर्स अगर कम दाम में बेच देंगे चीजें, तो क्या होगा, तो इसमें छोटे जो किसान थे उनको यहाँ पे घाटा होने लग गया। बट यहाँ पे बिसाइड जो एमएसपी है, उसने बहुत सारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो और डाइवर्सिफिकेशन थे उसको रोका, क्योंकि भैया लोग जाते थे सीधा सीधा जाके सरकार को, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, या जो भी एमएसपी था उस पर बेच दिया, और चीजें करने के बारे में नहीं सोची। कई सारे जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि देखो एमएसपी खत्म कर देना चाहिए। बट बहुत ज्यादा जो लार्ज स्केल स्मॉल और माइडल फार्मर्स थे उनको बेनिफिट था। इवन दो जो बड़े बड़े चंक थे इसमें, इनको भी ये भी इस का फायदा उठा रहे थे। तो अभी देखिए क्या होता है। अभी तो फिलहाल एमएसपी को लेके बहुत चर्चा चल रही है, और इस ये होता क्या है ये मैंने आपको इसमें समझा दिया। बाकी हम जैसा भी आता रहेगा तो करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अभी का बर्निंग टॉपिक है ना। तो वो बिल वगैरह तो हमने डिस्कस करा ही है, लेकिन अभी का टॉपिक नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट कहता है इंडियन एग्रीकल्चर 10 न्यू थॉट्स। तो अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडियन जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारे भारत का, इसमें ऐसा कुछ जरूरत थी कि हम थोड़ा सा हट के सोचें, है ना। क्यों कि जो हम करते आ रहे हैं उससे 70 सालों में चीजें नहीं सही हो पा रही, बहुत नहीं सही हो पा रही। हाँ, चीजें सही हुई हैं लेकिन बहुत नहीं सही हो पा रही हैं। तो कुछ अगर हम देखिए नए तरीके के कुछ सोच की जरूरत थी, एक अलग सी सोच की जरूरत थी। तो सबसे पहले साइंटिफिक और मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग फार्मिंग आज की डेट में बहुत जरूरी है, अगर इंडिया का फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें ऊंचा करना है तो। दूसरी बात कि जो मार्केट्स हैं फार्मर्स के लिए वो अच्छी नहीं है ना, उनकी वजह से उनको पैसा है उनकी फसल का अच्छा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ जरूरत थी कि फार्मर डायरेक्टली मार्केट से जा सके, समझ लो। जिसे हम लोग कहते हैं एफ फॉर, मतलब ट्रिपल ट्रिपल एफ के मॉडल से। ट्रिपल एफ मतलब में एफ का मतलब होगा यहाँ पे फार्मर, एफ का मतलब होगा फर्म, और एफ का मतलब होगा फॉक। और यही इस बिल में लाया गया है कि फार्मर डायरेक्टली बात कर सकता है कंपनी से। लेकिन इसके भी अपने खुद के कुछ घाटे भी हैं कि भाई छोटे छोटे फार्मर्स क्या करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है ना कि छोटे फार्मर, चलो कुछ ना होता, ना बिकती ना लेती कंपनी, तो चलो एमएसपी पे बेच देते। तो ये सब इश्यूज थे। खैर अभी की बात नहीं करते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि ये 10 न्यू थॉट्स के बारे में। अब आज की डेट में जो एग्रीकल्चर वाला सामान है, अगर आप इसको बेचते हो एपीएमसीज में, एपीएमसीज मैंने आपको बताया कि क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, बेचते हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी या इंटरनेट देखें, ना ही सिर्फ डोमेस्टिक एक्सेस के लिए बट ग्लोबल एक्सेस के लिए भी बहुत जो है जरूरी है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है। फार्मर जो है इनको जरूरी है कि ये आपका सेंसिटाइज करें टूवर्ड्स एक्सेसिंग दोज मार्केट, उस तरफ जाएं जो इनको अच्छा प्राइस दे, उस मार्केट में जाके अपना सामान बेचें जिसमें इनको प्राइस अच्छा मिले, समझ रहे हैं। तो मिडिल मैन को यहाँ पे हटाना होगा, है ना। ये बिचौलिया जो होंगे ना, इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ दाम बढ़ेंगे लेकिन इनका फायदा नहीं होगा। तीसरी सोच ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली, इससे क्या होगा कि फार्मर सीधा सीधा मार्केट के कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। इसमें होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, मैंने पार्ट 1 में भी आपको समझाया था, इसमें भी आपको समझा रही हूँ कि जो जमीन होती है फार्मर की, है ना, एक्सेप्ट दैट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बायर डायरेक्टली हु हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी इनपुट्स एंड ऑल्सो पिकिंग अप द प्रोड्यूस वेन एवर रेडी। समझिए इसमें होता क्या है कि मान लो ये है जमीन फार्मर की। अब इसमें यहाँ पे एक बंदा आया, उसने कहा, फार्मर से बात करी कि भैया आप आलू उगा लो, जितना आलू उगेगा उसमें से हमें 4 रुपए किलो के हिसाब से मैं आपसे आलू ले लूंगा।
बाकी ये जिम्मेदारी जैसे नहीं होती है सरोगेसी वाली मदर वाली, तो ऐसी समझ लीजिए जिम्मेदारी जो भी होगी यहाँ पे आपके उगाने की, इनपुट जो भी लगेगा, खर्चा वगैरह जैसा भी होगा वो मैं आपको दे दूंगा। फार्मर ने कहा ठीक। तो इसमें यह होता है कि अगर मार्केट में प्राइस इस आलू का 10 रुपए क्यों ना हो जाए तब भी ये 4 रुपए में लेगा, और मार्केट की प्राइस अगर ये 1 रुपए में क्यों ना हो जाए हार्वेस्टिंग के बाद तब भी ये 4 रुपए में लेगा। फार्मर भी इसमें निश्चिंत हो जाता है कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमें बैठे बैठाए 4 रुपए मिल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे अपने प्रोड्यूस बेचने के लिए। इसके भी खुद के देखिए, खुद के प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं, लेकिन इसमें हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है, इतना समझ गए। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। डायरेक्टली यहाँ पे बायर आ जाता है, सीधा सीधा बात कर लेता है कि जब भी रेडी हो जाएगा हम आपसे ले लेंगे सामान। अब देखिए इसमें भी दिस विल हाउएवर रिक्वायर 2 क्रिटिकल सपोर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें भी 2 क्रिटिकल सपोर्ट की जरूरत थी गवर्नमेंट से, जैसे कि अमेंडमेंट टू द रिस्पेक्टिव एपीएमसी ऑफ डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे चेंजेस करने की जरूरत थी अलग अलग एपीएमसीज में जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ रही थी। और दूसरी बात, ऐसे लॉ लाने की जरूरत थी जिसमें ये इंश्योर करें कि जो इंटरेस्ट है फार्मर्स का ये प्रोटेक्ट हो, मतलब फार्मर्स का प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ लाने की बहुत जरूरत थी। तो ये 3 बात करी हमने। चौथी बात, मतलब 10 पॉइंट्स है ना, तो 4th पॉइंट ये है कि बहुत ज्यादा हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा, है ना, कि आपका कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ, इसमें क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होंगे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में आएंगे। तो ये बात तो सच नहीं है कि ये भैया इससे बहुत ज्यादा मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, है ना। जैसे कि अभी आया ही है, अभी क्या हुआ है कि फार्मर अब डायरेक्टली बात कर सकेंगे कंपनीज से, तो यही वाली ये बात यहाँ पे भी कही जा रही है। अब इसमें बहुत सारे ये है कि भाई इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बहुत प्रोडक्टिविटी हो गई तो भी लेकर कमर्शलाइजेशन बढ़ सकता है, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ सकता है, वैल्यू चेन और बढ़ सकती है, लैंड का अच्छे से यूज हो सकता है, सप्लाई चेन और बढ़ सकती है ना, इन्वेस्टमेंट और आएगा, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएंगी। 40% समझ रहे हैं, ऑलमोस्ट जो 40% जो फूड प्रोड्यूस होता है ये बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं है। अब जैसे इन्होंने उगाया, इन्होंने खेत में डाल दिया, बारिश हो गई, खराब हो गया, यहाँ से उठा के जब तक के लिए सिर्फ उगाना सब कुछ नहीं होता ना बच्चों, उगा के मार्केट में जाए, इनको बेचारों को पैसा मिल जाए तब बात कंप्लीट हुई। अब उगाया, रखा, बर्बाद हो गई फसल, रखे रखे खेत में, तो क्या होगा? तो भी तो बर्बादी है ना एक तरीके से। अब डायरेक्टली अगर कोई आ जाता है और बर्बाद होने के बाद बेचारे जाके सस्ता भी बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो अगर डायरेक्टली कोई कंपनी इनसे तय तोड़ कर ले कि हम ले लेंगे, तो फिर कंपनी की जिम्मेदारी होती है यहाँ से कैसे उठवाना है कैसे नहीं। तो कुछ फायदे भी हैं इस चीज के। 5वां ये था कि आप पूरी तरीके से मैपिंग करिए सॉइल की, है ना, आप लेंथ ब्रेथ देखिए, पूरे कंट्री के हिसाब से देखिए कहाँ कौन सा सॉइल है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा रेनफॉल है, कैसी सस्टेनेबिलिटी है, और उस हिसाब से वहां देखिए कौन सा क्रॉप बहुत ही बेस्ट उगेगा। समझ रहे? छठा ये था कि यहाँ पे हमें आपका नीड टू स्टार्ट ग्रोथ विल स्टार्ट टू इंक्रोच अपॉन लैंड फॉर सेटिंग अप द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, सेटिंग अप पावर प्लांट्स, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप करिए प्रॉपर, वहां पे पावर प्लांट सेटअप करिए, रोड्स वगैरह बनाइए। मतलब समझते हैं, अगर आप फ्यूचर तक के लिए आप चाहते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, जो लैंड अवेलेबल है हमें उसमें और अच्छी प्रोडक्टिविटी करनी है, तो हमें यहाँ पे रोड्स वगैरह की बहुत जरूरत है, ताकि सप्लाई चेन तो प्रॉपर तो यहाँ पे हो ना, कि यहाँ पे उगाने के बाद खड़ंजे से लेके जा रहे हैं, लो भैया आफत आ गई, बीच ही में खराब हो गया सब कुछ, तो ये सब चीजें बनाने की जरूरत थी। तो इन टर्म्स ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड, सरकार ने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर ये 3% से बढ़ के, मतलब 3% थी 1950-51 में, 11% है इस समय। तो इससे प्रोडक्टिविटी नहीं सिर्फ मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नहीं जरूरी है, बट साथ ही साथ एब्सोल्यूट है, मस्ट चीजें हैं ये सब। तो भाई ऑब्वियस बात है, रोड्स वगैरह बनाना या कुछ भी ऐसा कुछ करना और आपका पावर प्लांट सेटअप करना बहुत जरूरी है। 7वां पॉइंट ये था कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है अमंग फार्मर्स इन अ बिलीव ऑफ एग्रीकल्चर नॉन वायबल एंड अनप्रॉफिटेबल प्रोवाइडेड। अभी समझाती हूँ मैं आपको। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दे एग्जिस्टिंग बाय सेलिंग द लैंड ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो अभी हमें देखने को ये मिला है कि जो गवर्नमेंट है ये डिक्लेयर कर रही है बहुत बड़े बड़े जो लैंड के एरिया हैं उन्हें नॉन एग्रीकल्चर, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सपोर्ट करा जाए। तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे फार्मर्स को ऐसा लग रहा है आजकल कि भाई जो एग्रीकल्चर है इसमें कोई फायदा नहीं है, फीजिबल नहीं है, प्रॉफिट नहीं है इसमें,
और इससे भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी और ज्यादा बढ़ ही रही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि लैंड वगैरह जो है वो इंडस्ट्रीज को बेच दे रहे हैं। और अभी हमने देखा भी है कि सरकार भी बड़े बड़े लैंड एरिया को नॉन एग्रीकल्चर घोषित कर रही है ताकि इंडस्ट्रीज को ग्रो करे। और यहाँ पे एक चैलेंज है दोनों को बैलेंस करने के लिए। बट बड़ा चैलेंज अगर मैं बताऊं तो ये है, भाई देखो एग्रीकल्चर भी करना है, इंडस्ट्री को भी करनी है, लेकिन बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये है कि हमें कैसे ही फिर से जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है हम कैसे रीस्टैब्लिश करेंगे, है ना। क्योंकि ये बात तो फिजिबल भी नहीं है, मतलब आसान चीजें हैं ही नहीं है ना। बट भाई नॉट ओनली वायबल बट ऑल्सो एज प्रॉफिटेबल कमर्शियल प्रपोजिशन। क्योंकि देखो एक तरफ अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर खत्म कर दे तो खत्म तो कर नहीं सकते, है ना, और इंडस्ट्री अगर खत्म कर दे तो इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देना है, तो इसमें बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है। 8वां पॉइंट ये कहता है कि लैंड रिफॉर्म्स का, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव होना है। या सिंस इंडिपेंडेंस हम देख रहे हैं जब से आजाद हुए हैं कि हमने लैंड रिफॉर्म के लिए कुछ नहीं करा है, ज्यादा कुछ नहीं करा है, जो करा है उससे बहुत कम पाया है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट मिलके यहाँ पे भाई लैंड रिफॉर्म्स, स्टेट गवर्नमेंट पहले तो स्टेट गवर्नमेंट मिलके क्या यहाँ पे जरूरत है कि हम यहाँ पे जो प्रायोरिटाइज करें बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि हम लैंड के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं बच्चों जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फायदा देना चाहती है फार्मर्स को, लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपर है ही नहीं कि कितने एकड़ लैंड, कितने हेक्टेयर लैंड किसके पास आती है, यही नहीं है। तो हमें लैंड रिकॉर्ड देते हो, कुछ स्टेट्स ने तो बहुत अच्छे से रखी है, कुछ स्टेट्स ने के पास है ही नहीं, है ना। तो कंप्यूटराइज करना लैंड रिकॉर्ड्स को, जैसे कि भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका के अंदर रखा गया था, ये इसमें क्या है कि इसमें वेब बेस्ड एक लैंड रिकॉर्ड है अंदर अंडर धत्री प्रोजेक्ट आसाम में। तो देख रहे हैं आप, ये आपका कर्नाटका हो गया, आसाम हो गया, इन्होंने अच्छे खासा अपना लैंड रिकॉर्ड रखा है, लेकिन ज्यादातर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास ये नहीं है। और ये दिक्कत देता है कि फार्मर्स को बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है कि इसके पास कितनी लैंड है, कोई लैंडलेस है, क्या है क्या नहीं। इंडिया का बहुत बड़े लेवल का वेस्ट एरिया भी है, ऐसा नहीं सब जगह पे लैंड ही है, लार्ज लैंड वेस्ट एरिया भी है विच कुड बी गिवन टू रूरल लैंडर्स पीपल। और इस वेस्ट एरिया को आप गांव के ऐसे लोगों को दे दो जिनके पास जमीन नहीं है ना, ओनरशिप बेसिस पे दे दो, फ्री में दे दो आप। और इससे क्या करेंगे, फार्मिंग कम फॉरेस्ट्री ऑपरेशंस वहां करेंगे। और इससे क्या होगा कि देखो वेस्ट लैंड भी तुम्हारे काम में आ जाएगी, और जो गरीब लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको कुछ जिंदा जाने के लिए, जिंदगी अपना जीवन यापन करने के लिए, पालन करने के लिए एक वजह मिल जाएगी, उससे वो अपना जो है जीवन चला सकते हैं। 9वां पॉइंट ये है, 9th पॉइंट ये है कि करंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बहुत ही इसमें भूखा है इन्वेस्टमेंट का, पैसे नहीं है उसके पास, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और बहुत ही कम ये जीडीपी का पता है 0.3%, समझते हैं, बहुत कम। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट लाएं और इरिगेशन में लेकर आए पब्लिक इन्वेस्टमेंट, है ना, सिंचाई प्रॉपर हो, रोड प्रॉपर बने, पावर आए वहां पे, पब्लिक हेल्थ हो, तो इसमें बहुत जरूरत है। और फाइनली 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 10वां पॉइंट ये कहता है कि आज की जो स्ट्रेटेजी है ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये सब कुछ जो पुरानी यूनिट्स उसे खत्म कर देगी, है ना, विलेज वगैरह यहाँ पे बेस्ट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इश्यूज जो भी आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्हें आप समझो, प्रायोरिटी बेसिस पे उस पर ध्यान दो और उसके लिए एफर्ट्स लो ताकि इसको हम सॉल्व कर सकें। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जरूरत है एक दूसरे ग्रीन या रेनबो या एवरग्रीन रेवोल्यूशन की, है ना, और हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को एक नए मुकाम तक लेके जाना है, बिल्ड करना है। बस इतनी ही बात यहाँ कही गई है। नेक्स्ट बात आती है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो अभी का अगर हम देखें एग्रीकल्चर हमारे भारत में, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से तो सब हो रहा है ना। अगर 1960s में इतना अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन ना आया होता तो ना ही फूड सिक्योरिटी अच्छी मेंटेन कर पाते और ना ही जिंदगी में कुछ और कर पाते। तो पहली दफा हमने फूड सिक्योरिटी करी थी, अपने आपको सेल्फ रिलायंट बनाया था, है ना। उस समय कितना मुश्किल था, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी है, जो हमारी सेंसिबल टॉक की वीडियो है, किस तरीके से हम यूएस से ग्रेन लेते थे और हमारा कितना फायदा उठाया गया। तो हमने अपने आप को आज सशक्त बनाया है। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो सिक्योरिटी है अपनी खुद की, इसमें हमने बहुत दिक्कतें भी झेली है। इन्वायरमेंट हो चाहे इकोनॉमिक वायबिलिटी हो, ये भी हमने बहुत ज्यादा बर्बाद करा है। ऐसा नहीं है सब ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि इतना फर्टिलाइजर्स यूज करा, इतने केमिकल्स यूज करे, इससे इन्वायरमेंट को बहुत हर्ट भी हुआ, इफेक्ट भी हुआ। और अभी जो स्टेट चल रही है एग्रीकल्चर की, वो सस्टेनेबल नहीं है। आज तो खा रहे हो, आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जो नई एग्रीकल्चर पॉलिसी इंडिया की, इसका एम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का,
और इसीलिए हम उसे कहते हैं सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन या एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हमें स्टेप्स तो लाने पड़ेंगे ना अगर हमें सस्टेनेबिलिटी लानी है एग्रीकल्चर में तो इसलिए इसको सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। तो देखिए ना, ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसा एक नेशनल एक्शन प्लान लेकर आए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो है हमारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो एम है। देखिए एज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट अंडर ये जो नेशनल एक्शन प्लान है ना क्लाइमेट चेंज वाला, तो इसके अंदर ही एक इसका काफी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका एम है कि जो भी इश्यूज हैं एग्रीकल्चर को लेके, जो भी रिस्क हैं एग्रीकल्चर के जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहा है, जैसे फर्टिलाइजर लगाया हमने तो उससे दिक्कत होगी ना, तो उनको हमें वो इश्यूज को खत्म करने हैं। अब ऐसी ऐसी चीजें हमें लेकर आनी है। इस मिशन के अंदर ये कहा गया है कि आप ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आओ जिससे फूड की सिक्योरिटी रहे, फूड के रिसोर्सेज में हम प्रॉपर तरीके से इक्विटेबल एक्सेस कर पाए फूड के रिसोर्सेज में। उसके बाद हमारी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है, हमारा जो जीने का जो रोजमर्रा का है ना, उसे हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। हम जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे नेशनल लेवल पे हम अपने देश को इकोनॉमिकली कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो ये सब इसके जो है इसमें स्ट्रेटेजी है इस मिशन के अंदर। और ये मिशन चाहता है कि इंडिया का एग्रीकल्चर जो है वो ऐसा बने कि क्लाइमेट को यहाँ अफेक्ट ना हो, है ना। मतलब क्रॉप और एनिमल हस्बेंड्री अच्छे से चले, लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट रेजिलियंट हो, ये ऐसा प्रोडक्शन हो। और मिशन ये भी कोशिश करता है कि हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को लेकर आए, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिसेस करें ताकि हमारा एग्रीकल्चर और ऊपर जाए, पैसा दे हमें, फिजिकल या फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करें जिसकी डिमांड है, जिसके भूखा है एग्रीकल्चर आज भी, इंफॉर्मेशन जो भी है वो हमें मिले प्रॉपर, और कैपेसिटी और बढ़े सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ। तो यही ये कहता है। अब ये कितना पेपर में है, कितना सच हो पाएगा फील्ड में, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। तो ये है पार्ट 2 जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिना कहीं मत जाइएगा। आप ही का चैनल है इसलिए प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जॉइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ सारे के सारे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कृपया मुझे कहीं पे भी फॉलो करें। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।